अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू बदलती राय। मैं हूं मोना आलम। नाजरीन, वही इनोवेटिव हमारे एक नए फॉर्मेट और नए प्रोग्राम के साथ आपको फिर से खुश आमदीद कहूंगी। नाजरीन, जैसे हमने कल भी ये चीज़ें आपके सामने रखी थी ऑन टेबल के हम लोग ना सिर्फ सियासी आरा, मुख्तलिफ जो टॉपिक्स ऑफ द डे, बहुत बर्निंग सवालात दिन के हिसाब से जो हैं उनके ऊपर ना सिर्फ सियासी आरा लेकिन इसके अलावा तज्जिया तबसरा भी शामिल गुफ्तगू रखेंगे ताकि थोड़ा सा हम कंक्लूड कर पाएं। जो भी मौज़ूआत होते हैं इनकंक्लूसिव रह जाते हैं, तो दिस इज द एफर्ट के इनकंक्लूसिव ना रहें। खैर, इसी एक काविश को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले तो बात आज के मेरा ख्याल है सबसे बड़ी डेवलपमेंट की कि अपोजिशन लीडर जनाब शहबाज शरीफ साहब, उनको क्योंकि नैब ने तलब किया था, आज एक मरतबा फिर से उन्होंने माजरत की नैब की इस तलबी से और उन्होंने बाकायदा लेटर लिखा और कहा कि बजरिया स्काइप ही क्यों ना उनसे बात कर ली जाए और उनसे पूछगछ कर ली जाए एसिड बियॉन्ड मीन्स के केस में, क्योंकि वो एक कैंसर सर्वाइवर हैं और कोरोना वायरस की वजह से वो अफोर्ड नहीं कर सकते या उनकी सेहत अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो बाकायदा इन पर्सन जाएं। लेकिन इस माजरत के बाद, क्योंकि इससे पहले भी वो अपेयर ना हुए शहबाज शरीफ को, जब भी नैब ने तलब किया, जब से वो वापस आए हैं लंदन से पाकिस्तान वापस, लेकिन इस मरतबा हमने देखा कि मॉडल टाउन की उनकी रिहाइश गाह पर पुलिस की भी अब नफरी मौजूद है। नैब की तरफ से बताया यह जा रहा है कि उनके अरेस्ट करने की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली हैं, क्योंकि नैब के चेयरमैन के पास ये एक इख्तियार मौजूद है नैब ऑर्डिनेंस के तहत, तो लिहाजा इस हवाले से वो लोग वहां मौजूद हैं और बड़े अरसे से वहां फिर जो तमाम लीगी रहनुमा हैं वो भी उनकी रिहाइश गाह के बाहर मौजूद हैं और एक गहमा गहमी का, एक बड़ी हलचल का वहां समा नजर आ रहा है। खैर, अभी तक तो एज वी स्पीक गिरफ्तारी मुमकिन नहीं हो पाई है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जनाब शहबाज शरीफ घर में मौजूद नहीं है। इसी की तरफ से ऑपोजिशन का यह पर्सपेक्टिव है कि ये जी हमें एक सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है और जितनी कार्रवाइयां हो रही हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन ही क्यों उसका एपिसेंटर नजर आती है। तो इस बारे में जरा बात कर ली जाए कि क्या जनाब शहबाज शरीफ साहब अवॉइड कर रहे हैं नैब को, या फिर जो वो कहते हैं कि ये जी हमारे खिलाफ एक सियासी कार्रवाई है, सियासी इंतकामी कार्रवाई है, उस नैरेटिव में ज्यादा वजन है। ये हमारा आज पहला मौजू है, पहला सवाल है जो हम तमाम के साथ इस वक्त रखेंगे ऑन बोर्ड और बाकायदा आगाज भी कराते हुए जो हमारे साथ मेहमान तशरीफ फरमाए। सबसे पहले ताज हैदर साहब हमें स्टॉलवर्ट फ्रॉम द पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं वाया स्काइप। बहुत शुक्रिया ताज हैदर साहब आपकी मौजूदगी का। हमें शॉर्टली फिरदौस शमीम नकवी साहब भी मुझे बताया जा रहा है ज्वाइन करेंगे और यहाँ पैनल में हमारे साथ सेनेटर मियां अतीक हैं MQM से। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आप तशरीफ लाए, और अमीर अब्बास साहब अपने तज्जिए तबसरे के लिए भी हमारे साथ यहाँ स्टूडियो से मौजूद हैं। थैंक यू अमीर साहब, आप तशरीफ लाए। बाकायदा अगर ताज हैदर साहब आपसे इसी मौजू का आगाज कर ले, आपका क्या ख्याल है जनाब शहबाज शरीफ साहब क्या अवॉइड कर रहे हैं अपनी इस नैब की अपीयरेंस को, या आपको उस बात में ज्यादा वजन लगता है कि ये सियासी इंतकाम है? नहीं, अब मेरे ख्याल से इस पे बहस करना कोई फायदेमंद नहीं है। एक बात तय हो चुकी है कि सियासी इंतकाम का इदारा है और इसका जो कानून है वो भी बुनियादी हुकूक के खिलाफ करता है। तो शहबाज साहब क्यों नाराज है? तो है इंतकाम का इदारा, तो इस पे आखिर क्यों ये किया जाए और बगैर बात की बहस। जिसको दीनो दिल अजीज उसकी गली में जाए क्यों, ये तो है। हाँ, अच्छा सर, तो आपका ये ख्याल है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया जा रहा है, और क्या आप यकीन रखते हैं कि उनको पेश होना चाहिए, फिर भी जो पूछगछ है, इंटेरोगेशन है, उसका सामना करना चाहिए बतौर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव? नहीं कि शहबाज शरीफ साहब को निशाना बनाया जा रहा है, मैंने ये कहा कि ये इदारा है ही सियासी इंतकाम और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए। मैंने इदारे की बात की है। ठीक है, लेकिन आपका ख्याल क्या है सर, क्या उनको पेश होना चाहिए इस वक्त, इस मौके पर जब उनको तलब किया जा रहा है? कि वो फैसला करेंगे कि क्या हिकमत अमली वो अपनाते हैं। बहरहाल जो भी हिकमत अमली वो अपनाते हैं उससे ये हकीकत जो है, ये इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि नैब एक सियासी इंतकाम का और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा है। अच्छा, ये भी फरमा दें फिर ताज साहब, टू द क्वेश्चन इटसेल्फ, क्या शहबाज शरीफ साहब आपको लगता है कि डेलिबरेटली फरार चाहते हैं, या जो वो बात कर रहे हैं कि वो एक कैंसर सर्वाइवर हैं और वो इन पर्सन इस वक्त कोरोना वायरस के हालात में ठीक नहीं है कि वो इन पर्सन जाके नैब में अपेयर हों, स्काइप से उनकी अपेयरेंस हो जाए, आपको लगता है कि ये उनकी बात में ज्यादा वजन है, या फिर वो नैब से ये राह फरार इख्तियार करने के लिए ये बात कर रहे हैं? नहीं, सियासी लोग भागते नहीं है, सियासी लोग भागते नहीं है, वो अभी वापस आए। इससे पहले मियां नवाज शरीफ साहब भी वापस आए।
تو یہ جتنی بھی سختیاں ہوتی ہیں یا جیل جانا ہوتا ہے، یہ سیاسی قد کو بڑھاتی ہیں. اصل میں ایک یہ فلسفہ ہی غلط ہے کہ آپ سیاسی لوگوں کو ڈرا کے دھمکا کے کچھ اس سے حاصل کر سکتے ہیں. نہیں، سیاسی لوگوں سے سیاسی طریقے سے ڈیل کیجیے. ایسے نہیں بات ہوتی کہ ہم نے جیل میں ڈال دیا، اس سے تو سیاسی قد بڑھتا ہے. مجھے اب میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کیونکہ کوئی 13 سال ہو گئے میں جیل میں نہیں گیا، تو اب وہ موقع میرے لیے نہیں، مجھے حاصل نہیں ہوا ہے. لیکن پچھلی دفعہ جب میں گیا تھا جیل تو میں نے پی ٹی وی کے لیے پورا ایک سیریل ملا تھا، لکھا تھا، جس میں مجھے ایوارڈ بھی ملا، جی جس جی. میں مجھے اچھے خاصے پیسے بھی ملے. تو وہ جیل وغیرہ جو ہے وہ تو ظاہر ہے گرفتار بلا، زندہ سے گھبرائیں گے کیا. ٹھیک ہے، رائٹ. تاج حیدر صاحب کا بڑا جواب واضح آ یہ گیا ہے. مصرع غلط کہہ گیا. غالب نے کہا ہے گرفتار وفا، زندہ سے گھبرائیں گے. بہت خوب. خانہ زادے زلف ہیں زنجیر سے بھاگیں گے کیوں، ہیں گرفتار وفا زندہ سے گھبرائیں گے کیا. رائٹ سر، آپ کا جواب نفی میں ہے واضح طور پر. ناظرین، واپس ہمارے دیگر بھی مہمانوں کا اسی موضوع پہ رخ کرتے ہیں. کوئک بریک، ویل بی بیک. کورونا وائرس کی علامات کیا ہیں؟ سب سے عمومی علامت میں بخار، خشک کھانسی اور سانس لینے میں دشواری شامل ہے. یہ علامات آہستہ آہستہ نمودار ہوتی ہیں. کورونا سے ڈرنا نہیں، لڑنا ہے. شیر دل مسیحاؤ، سی رہے ہو سب کھاؤ، تم ہمارے محسن ہو. جان لیوا دشمن سے لڑ رہے ہو تم تنہا، رات ہو بھلے دن ہو تم ہمارے محسن ہو. شیر دل مسیحاؤ، بھول کر تم اپنے غم اور دکھ عزیزوں کے، پاس ہو مریضوں کے. تم ہمارے چارگر، درد کی دوا ہو تم، خوف کی شفا ہو تم، امن کی قبا ہو تم. ویلکم بیک ناظرین. وہیں سے ریزیوم کرتے ہوئے اب ہمارے ساتھ فردوس شمیم نقوی صاحب بھی موجود ہیں، وایا اسکائپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ویلکم آن بورڈ سر. پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کرتے ہوئے اور قائد حزب اختلاف سندھ اسمبلی. فردوس صاحب، آپ سے بات کرنے سے قبل ابھی تاج حیدر صاحب نے تو اس بات کا جواب دے دیا ہے. اب آپ کا ذرا ویو پوائنٹ آ جائے. جناب شہباز شریف صاحب کیا راہ فرار اختیار کر رہے ہیں، یا پھر ان کے نیریٹو میں وزن ہے کہ ایک تو انہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، دوسرا وہ کینسر سروائیور ہیں، تو لہٰذا نیب نے ان کو ان پرسن بلانا کوئی لازم و ملزوم نہیں تھا ان کے اوپر؟ کینسر سروائیور وہ کافی عرصے سے ہیں. اگر وہ ڈے ون اپنے لیے یہ ڈیفنس چوز کرتے تو گڈ انف. وہ کینسر سروائیور جو ہے وہ اپنے بھائی کو باہر بھی لے کے جاتا ہے، لندن بھی جاتا ہے. جب وہ کیمپین کر رہے تھے، جب وہ پرائم چیف منسٹر تھے، اس وقت بھی تو وہ کینسر سروائیور تھے کہ نہیں تھے؟ ان کو چیف منسٹری کی جو ذمہ داریاں ہیں، جو اس کی بزنس ہے، جو اس کے اندر اسٹریس ہے، وہ ساری چیزیں انہوں نے برداشت کر لی ہیں اس کینسر سروائیور. سو مجھے وہ لاجک نہیں سمجھ میں آتی کہ اب وہ صرف جوابات دینے کے لیے نیب کے کورٹ میں ایک دن کی حاضری کے لیے کیوں گھبراتے ہیں.
क्यों इसका सहारा लेना? देखिए बात सारी ये कि जब एक दिमाग में शक आ जाए कि एक बरादर मोहतरम की हालात ऐसे थे कि कौम दुआ गो थी कि अल्लाह मियाँ इनको सेहत दे, प्लेटलेट काउंट्स इतने कम हो गए हैं, सर्वाइवल के चांसेस उस प्लेटलेट काउंट पे होते ही नहीं है। 2-2.5 हज़ार आप गूगल करें, मेरी कोई इससे ज्यादा नॉलेज नहीं है, मैं तो गूगल करता हूँ तो वो कहते हैं 2-2.5 हज़ार प्लेटलेट के काउंट के ऊपर सर्वाइवल चांसेस आर बिलो 5%। वो उनके हालात हुए हुए थे कि फिगर्स आ रही थी और ये हो रहा था कि अगर नहीं बाहर भेजा गया तो वो खुदा ना खास्ता इंतकाल कर जाएंगे। आज लंदन पहुंचे हुए इतने दिन हो गए, उसके बाद लंदन पहुंचने के बाद से किसी एक दिन भी प्लेटलेट काउंट का बुलेटिन नहीं आ रहा, जबकि पाकिस्तान में रहते हुए हर दूसरे घंटे पे बुलेटिन खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज रिलीज करती थी। अच्छा, वादा लेके गए 2 हफ्ते का, अगर वो इतने सिंसियर हैं तो उनको पाकिस्तान वापस आ जाना चाहिए था, ये लिखना चाहिए था कि मेरा इलाज नहीं हो सका, मैं उम्मीद रखता हूं कि मुझे दोबारा जब कोविड की बाद जब मुझे पेशेंट्स को लेने लगेंगे तो वो होगा। सबसे बड़ा सबूत कि वो क्रिटिकल नहीं है कि लंदन में आज भी कोविड के होने के बावजूद क्रिटिकल पेशेंट्स को वो डील कर रहे हैं। They have got hospitals which will take। हाँ राइट सर, ये तो आपने नवाज शरीफ साहब की बात तमाम आपने एलेबोरेट की, लेकिन जनाब शहबाज शरीफ, मैं आपको कर रहा हूँ, ये वो है कि खानदान को झूठ बोलने की आदत है। चाहे वो सऊदी अरेबिया जाएं, तब इन्हें कौम से झूठ बोला कि हमने कोई पेपर नहीं साइन किया, जब वो पेपर सामने आ गया तो फिर उसकी उन्हें दूसरी एक्सक्यूज दी। उन्होंने असेंबली के फ्लोर पे खड़े होके किया, ये है वो हिसाब जिसके ऊपर नहीं हमने खरीदा। जब कोर्ट में गया तो एक कतरी खत आ गया। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मेरे खिलाफ कुछ साबित नहीं होगा, तो उनके दोनों बेटे, एक बेटा फरार हो चुका है, वहीं रह रहे हैं, बाकी नवाज शरीफ के 2 बेटे वहां रह रहे हैं, नवाज शरीफ के समधी साहब वहां रह रहे हैं। तो इनके दे आर नॉट बीइंग ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट। अब उनकी बात पे एतबार कैसे? देखिए वो हमने बचपन में एक कहानी सुनी थी, शेर आया शेर आया शेर आया, ठीक राइट तो वो कितनी दफा करेंगे? सही हो गया। तो बड़े कैटेगोरिकली क्लियर है भाई फिरदौस शमीम नकवी साहब के ये राह फरार इख्तियार कर रहे हैं शहबाज साहब, उनका जवाब हाँ है। मियां साहब, सेनेटर मियां अतीक जी, आपको क्या लगता है? देखिए, जहां तक शहबाज शरीफ साहब का केस का मामला है नैब में, तो चंद चीजें हमें अपने सामने रखनी चाहिए। सबसे पहले ये कि यस, he is the sitting president of prime minister of PMLN, करेक्ट, पहली बात तो ये है। दूसरा, ये भी हकीकत है कि वो कैंसर पेशेंट हैं, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। अब इन चीजों को सामने रख, और वो सियासी भी हैं, तो सियासी आदमी का तो काम है ना कि उसने अपने वक्त के मुताबिक सियासत में ही खेलना है, और वो सियासी तरीके से चीजों को लड़ते आए हैं, आज भी लड़ रहे हैं। अब यहां पर यह चीज बहुत जरूरी है कि नैब क्या कर रहा है। नैब को भी तो अपनी कार्रवाई करनी है। इससे पहले भी मुतअद्दिद बार नैब के साथ मुख्तलिफ तरीकों से खेल खेला जा चुका है। आज का भी कुछ उसी नौयत का लग रहा है कि घंटों घंटों बाहर खड़े रहते हैं नाब वाले, और बाद में पता लगता है कि जी साहब तो हैं ही नहीं है अंदर। अब साहब किसी पिछले दरवाजे से चले गए हैं या थे ही नहीं, नैब की कार्रवाई भी हो गई, साहब पकड़े भी नहीं गए, और दरमियान में से निकला भी कुछ नहीं। तो सूरत हाल तो इस तरफ कोई जा रही है, ये आज वाली भी। लेकिन ताज भाई ने एक बड़ी अच्छी बात की कि यस, बिल्कुल दुरुस्त, वो सही कह रहे हैं कि सियासी लोग भागते नहीं और जेल जाना एक मतलब है अपने लिए बायसे एहतराम समझते हैं, और उससे वो ये समझते हैं कि उनका कद ऊपर होता है। तो ताज भाई मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है। मैंने इनसे, जब मैं नया नया सेनेट में आया, मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा। लेकिन माजरत के साथ ताज भाई, आज ये डिजिटल वर्ल्ड का दौर है, आज ये सारी जो है ना, वो आपने देसी घी खाया है, आज का घी कुछ और हो गया है, जिस पर कोई मतलब एतबार ही नहीं कर सकता। तो ये जो आज के सियासी लोग हैं, या जो पुराने भी आज के सियासी लोग बन गए हैं, तो वो डेफिनेटली बहुत सी चीजों को अपने रंग में अपने तरीके से लेके चल रहे हैं। लिहाजा मैं ये कहूंगा कि अगर उनको ये नजर आया जिस वक्त भी, मतलब वो उसी वक्त अपनी
اپنی گرفتاری دیں گے جب ان کو یہ نظر آئے گا کہ ہاں اس گرفتاری کے بعد میرا گراف بھی اوپر جائے گا, چیزیں ہمارے حق میں آ جائیں گی, پی ایم ایل این کا ووٹر جو ہے وہ بہت حد تک باہر آ جائے گا. آج جو صورتحال نظر آ رہی ہے کہ جتنے کچھ لوگ وہی چہرے ہیں, 5, 7, 10 محترم اینڈ محترمہ ملا کے سارے وہی بیانات دے رہے ہیں, وہی سب کچھ کہہ رہے ہیں. یہ میں ایک اپنی آبزرویشن دے رہا ہوں, نہ میں حکومت کے حق میں بات کر رہا ہوں. ابھی میں نے فردوس نقوی بھائی والی تو بات کی نہیں کہ وہ پہلے کیا کچھ کرتے رہے, بڑی اچھی رداد سنائی انہوں نے, جو پاسٹ میں ہوتا رہا وہ بھی نقوی صاحب نے بتایا. لیکن بھاگنا چاہ رہے ہیں یا نہیں؟ جی کیا راہ فرار اختیار کر رہے ہیں شہباز صاحب؟ دیکھیں میں نے آپ سے کہا اس وقت میں اگر وہ پکڑے جاتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ سوائے ان کو اذیت ہونے کے, تکلیف ہونے کے, پریشانی ہونے کے, کوئی ان کے پکڑے جانے کا وہ آؤٹ کم, وہ ایک قسم کا ایک گلیمرس سچویشن کریٹ کرنا, وہ ایک سمپتیز گین کرنا, وہ نہیں ملے گا. کہ اگر کوئی گلیمرس سچویشن یا ڈرامیٹک سچویشن کریٹ نہیں ہو رہی تو لہٰذا وہ اوائڈ کرنے کی کوشش اس وقت کر رہے ہیں. ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے. میں آخری جملہ بولوں گا, 2 دن پہلے انہوں نے ایک بہت بڑا ویبنار کیا اور ماشاءاللہ بڑی اچھی سی وردی پہن کر سامنے بیٹھے ہوئے تھے, بہت لوگوں نے دیکھا. صحیح. اور وہ اس وقت میں تو بڑی اچھی باتیں کر رہے تھے, اور انہی سٹائل سے وہ جو ان کا نارمل انداز بیان ہے اور تقریر کرنے کا انداز ہے وہ اسی سے ویبنار کر رہے تھے. تو اس لیے مطلب لیکن ویبنار تھا نا میاں صاحب, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ویبنار تو ابھی نہیں, جو ان کی لک نظر آ رہی تھی وہ بھی تو دیکھنے والی بات ہے نا. بات کر رہے ہیں, چلیں ماشاءاللہ صحت مند ہیں جی, وہ اللہ کی مہربانی سے وہ صحت مند ہیں. So it's an escapade from میاں صاحب. جی امیر صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ بڑا اس کو کور بھی کرتے ہیں, آپ کی بہت برملا اس پہ رائے بھی ہے. لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے عبوری ضمانت کے لیے اپلائی کیا تھا, کیا ویٹ کر لینا چاہیے تھا کہ پھر کل ہی تو ان کی سماعت مقرر ہوئی ہے سنوائی کے لیے؟ دیکھیں یہ تینوں محترم پارلیمنٹیرینز ہیں, منتخب نمائندے ہیں, ہم عام شہری ہیں. اگر یہ 3 پارلیمنٹیرینز یہ بات کریں مونا کہ نیب انتقامی کاروائی کرتا ہے اور نیب اگریسر ہے اور نیب کا احترام نہیں ہونا چاہیے اور نیب کے آرڈرز کو فالو نہیں کرنا چاہیے, اگر کوئی پارلیمنٹیرین یہ کہے تو پھر میں کہتا ہوں کہ بھائی میں پاکستان کی پولیس کو نہیں مانتا. جاؤ, پاکستان کی پولیس ٹارچر کرتی ہے, پاکستان کی پولیس ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کرتی ہے, میں نہیں مانتا. جاؤ, آپ کہہ دیتی ہیں مونا صاحبہ ایف آئی اے کو میں نہیں مانتی, ایف آئی اے بدماشی کرتی ہے, فلاں کرتی ہے. آپ کے کیمرہ مین کہہ دیتے ہیں کہ جی میں ایس سی سی پی کو ہم نہیں مانتے, ہم ایف بی آر کو نہیں مانتے, ایف بی آر تو اگریسر ہے, ہم سے غلط ٹیکس لیتا ہے. ایسے ریاست چل سکتی ہے؟ یہ دیکھیں نا, آپ یہ ضرور کہیں کہ نیب نے غلط کام کیا ہے یا نیب انتقامی کاروائی کرتی ہے, لیکن آپ نیب کو ڈس اوبے نہیں کر سکتے ہیں. سب سے پہلے یہ طے کر لیں کہ نیب کیا کوئی گلی کا ٹچا ہے؟ کیا نیب کوئی دھونس دھاندلی سے زبردستی کوئی لچا لفنگا ہے جو آ کے بیٹھ گیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جی میں نے فلاں کو پکڑنا ہے, فلاں کو پکڑنا ہے؟ بھائی نیب ریاست پاکستان کا کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے. مجھے پسند ہو نہ ہو, میرے خلاف انتقام کر رہا ہے, احتساب کر رہا ہے, اس کے اوپر بحث کی جا سکتی ہے, لیکن نیب کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے. جیسے اس ملک کا کوئی بھی ادارہ, میں آج کہہ دوں کہ جی پاکستان کی عدالتوں سے انصاف نہیں ملتا لہٰذا میں تف کرتا ہوں پاکستان کی عدالتوں پہ. کیا اس طرح ملک قائم رہ سکتے ہیں؟ کیا ریاستیں قائم رہ سکتی ہیں؟ کیا سماج قائم رہ سکتا ہے؟ اچھا, جب یہ پارلیمنٹیرینز یہ بات کریں گے تو اس کا دکھ زیادہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ آج تک نیب کو ٹھیک کر لیا جاتا, اس کو بلڈوز کر دیتے. کوئی ایسا ادارہ اس کو بالکل ڈیش ٹو دی گراؤنڈ کر کے ایک سٹیٹ آف دی آرٹ ورلڈ کلاس جس کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکتا, اس ادارے کو بنا دیا جاتا. اب جب بنایا بھی نہیں ہے اور اس کو چلنے میں نہیں دے رہے ہیں تو بابا ہم جائیں کس طرف؟ ہمارے لیے کون سا راستہ آپ نے بچایا؟ اب شہباز شریف صاحب نے جو آج کیا ہے آپ دیکھیں, ایک پارٹی کے صدر ہیں جس طرح میاں صاحب نے کہا, اور پاکستان کی ایک زمانے میں پہلی بڑی پارٹی تھی, آج دوسری بڑی پارٹی ہے, اس کے صدر ہیں, اور 3 دفعہ چیف منسٹر ہے, اور تقریباً ان کا جو وزارت اعلیٰ کا دور ہے وہ 12.5 سال ہے. پاکستان کی تاریخ کے لانگسٹ سرونگ چیف منسٹر ہیں وہ, چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس, لانگسٹ سرونگ. اگر وہ آج نیب کو چکمہ دیں یا وہ نیب کو ڈچ کروائیں, یہ شرمناک بات ہے. بالکل تاج حیدر صاحب نے ٹھیک کہا, اور میاں صاحب نے بھی کہا کہ سیاست دانوں کا زیور ہے ہتھکڑیاں. سیاست دان جو ہے وہ اور نکھر کے سامنے آتا ہے جب وہ بلاؤں کا سامنا کرتا ہے, لیکن جب وہ بھاگتا ہے تو پھر وہ نکھر کے سامنے نہیں آتا, پھر وہ بڑا نہیں ہوتا, پھر وہ چھوٹا ہو جاتا ہے. آج آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں, آج آپ عام آدمی سے پوچھیں کہ شہباز شریف صاحب, ایک تو ان کو نیب نے بلایا, اچھا یہ 4تھی دفعہ آج بلایا, آپ پہلی 2 دفعہ بلایا وہ پیش نہیں ہوئے, 3ری دفعہ بلایا وہ پیش ہوئے, اس لیے کیونکہ اگر وہ 3ری دفعہ بھی پیش نہ ہوتے تو پھر بورے تصدیق ثبت ہو جاتی کہ اب تو یہ
भाग रहे, लिहाजा इनकी गिरफ्तारी जो है, फिर अदालत जमानत भी ना देती। आज फिर वो इसी चक्कर में थे कि आज भी नहीं जाऊंगा, छठी दफा भी नहीं जाऊंगा, सातवीं दफा चला जाऊंगा। तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो फिर आपका कद जो है वो बड़ा नहीं होगा, फिर आपका कद छोटा होगा। ठीक है, हमें सियासतदानों से हम फॉलो करते हैं अवाम, हम इनके नैरेटिव को बाय करते हैं। इन्होंने हमें घुट्टी की तरह से हमें पिलाना था कि भाई इदारे खबरदार, इदारा कुछ भी कर ले लेकिन ये हमारा माई बाप है, ये हमारी सारा आंखों पे, हम बैठे ना इसको ठीक करने के लिए, तो ठीक करें उसको, बिस्मिल्लाह करें। तो बिल्कुल क्लियर है भाई कि ये हाँ है और अमीर इज ऑन द ऑफ द व्यू के वाकई ये एक राह फरार है। क्विकली मूविंग ऑन टू द सेकंड टॉपिक ऑफ द डे नाजरीन, कोरोना वायरस के केसेस जिस तरह से हमें नजर आ रहे हैं मुल्क में, बदकिस्मती से रोज बरोज एक स्पाइक नजर आता है। कल वजीर आजम इमरान खान ने खिताब किया और तमाम ये ओनस अवाम पर डाला कि अवाम ने अब अपने आप को बचाना है क्योंकि लॉकडाउन इज नॉट द वे आउट, और लॉकडाउन जो है हम अभी सपोर्ट नहीं कर सकते। जितने भी इस वक्त सियासतदान भी और जो अमीर भी बैठे हैं हमारे साथ, तो वो भी खैर ये बात है कि काफी लोग इस बात को एंडोर्स करते हैं कि लॉकडाउन इज नॉट द वे आउट। लेकिन अगर लॉकडाउन इस चीज का हल नहीं है तो क्या ये तमाम ओनस वाकई अवाम पर डालना ठीक है कि वो अपना बचाव करें, वो अपने आप को अलग रखें और कोरोना से किसी तरह अपना बचाव अवाम खुद इंश्योर करे अपनी प्रैक्टिसेस या एसओपीज पर अमल करके? इसी पे बात का आगाज करते हैं बाकायदा। ताज हैदर साहब, आप बता दें सबसे पहले तो सर, क्या ये रियासत की जिम्मेदारी है आपके ख्याल में या फिर अवाम खुद कफील है, उनका फर्ज है कि वो अपने आप को कोरोना से बचाएं? एक छोटी सी वजाहत, क्योंकि ये आइन की बात की गई है, मैं कानूनी इदारा जरूर है, आइन इदारा नहीं है। और मैंने एक किया था बिल सेनेट के अंदर, मियां साहब ने उस पर वोट किया, राजा जफरुल्लाह साहब किया। लेकिन ये कि ये मैं वजाहत करना चाह रहा था, जहां तक इसका सवाल है कि लॉकडाउन जरूरी था या नहीं था, तो मैं तो उस दिन के इंतजार में हूँ जब ये कहा जाएगा कि लॉकडाउन जो सिंध ने किया उसकी वजह से ये बीमारी जो है मजीद फैली है। ये तमाम चीजें जो हैं ये मेरे ख्याल से जो भी एक साइंसदानों की और माहिरीन की आरा हैं उसके ऊपर हमें चलना चाहिए। और बहुत पहले मौलाना हैली मुसद्दस हाली के पहले ही बंद में कह गए कि कहे जो तबीब उसको हिजियान समझे। वो जो है कहा दुख जहां में नहीं कोई ऐसा कि जिसकी दवा हक ने की हो न पैदा, मगर वो मरज जिसको आसान समझे, कहे जो तबीब उसकी हिजियान समझे, उसको हिजियान समझे। मुसद्दस हाली का पहला बंद है। तो ये तबीबों की बात को हिजियान समझना, और दुनिया में ऐसे कितने ही मुल्क हैं, न्यूजीलैंड है जिन्होंने कि लॉकडाउन किया और इससे छुटकारा पा लिया। अब ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल है तो वो ये है कि वी हैव मिस्ड द बस। अब जो खुदा दिखाए हमें देखना है, और जो मर जाएंगे वो मर जाएंगे, जो बच जाएंगे वो इम्यून हो जाएंगे। लेकिन ये पॉजिटिव रेस्पॉन्स किसी चैलेंज के लिए नहीं। कल को हमको कहा जाएगा कि ये टिड्डी दल भी खुदा की तरफ से आई थी, और इन तमाम चीजों का पहले कह दिया गया था। एंट्री पॉइंट्स पे अगर आप रोक लेते तो फिर ये मसला पैदा नहीं होता। अगर एक इफेक्टिव लॉकडाउन आप कर लेते तो फिर ये मसला पैदा नहीं होता जो हमारी मईशत को भी बिठा। पिछले साल अगर आप टिड्डी दल के खिलाफ एक्शन ले लेते तो आज ये मसला नहीं होता। अब एक तीसरी मुसीबत आ रही है सैलाब की। अगर फेडरल फ्लड कमीशन उस सिलसिले में पहले से कुछ कर ले तो मेहरबानी है उनकी, नहीं तो फिर ठीक है अवाम खुद ही करेंगे। द स्टेट हैज प्ले अ रोल, स्टेट कैन नॉट। तो जनाब ताज हैदर, एक जहन में सवाल ये भी तो आता है कि जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास था उसमें सिंध की भी तो नुमाइंदगी थी, चीफ मिनिस्टर मौजूद होते हैं हर दफा, तो क्या ये एतराजात वो नहीं उस वक्त वहां पर उठाते? और क्या ये तमाम एतराजात सिर्फ मीडिया कंजम्पशन के लिए बाद में उठाए जाते हैं? क्योंकि आज भी सिंध में ट्रांसपोर्ट खोल दी गई है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जी, एतराजात हमेशा उठाए गए। इस मीटिंग के अंदर भी जो हुकूमत की तरफ से आया वो ये था कि पुरानी बातों पे बातें की गई, लेकिन हमने सीधी बात कही है कि भाई एक होना चाहिए जो भी, क्योंकि आउटब्रेक एनीवेयर इज ए आउटब्रेक एवरीवेयर। तो अब इस नई सूरत हाल के अंदर कि जो एंट्री पॉइंट्स पे रुकावट ना होने की वजह से जो और वजूहात से वो फैली हैं, तो अब उसके लिए अब एक बैकफुट पे जाके हमें जिसे कहते हैं कि कार्रवाई करनी है और जो नुकसानात हैं उनको कम से कम करना है। अल्लाह करम करे, फजल करे।
अच्छा, जनाब ताज हैदर साहब का ये ठीक कर लीजिए कि जवाब नहीं में है, उनका ख्याल है कि अवाम की जिम्मेदारी नहीं है, ये स्टेट को इसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बेयर करनी चाहिए थी। फिरदौस शमीम नकवी साहब, आप फरमाइएगा, आपका इस पे क्या ख्याल है? आप तो इंडोर्स करते हैं इस बात को, लाइक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लॉकडाउन हल नहीं है, अभी भी आप ये कहते हैं जब हमें रोज बरोज स्पाइक नजर आ रही है? सर देखिए, पहली चीज ये है कि लॉकडाउन इस मर्ज का हल है, लेकिन शायद हमारे मुल्क में एप्लीकेबल नहीं, इससे कि इस मुल्क के मरूजी हालात, ताज हैदर साहब और मैं एक ही शहर से रहते हैं, कोई मुझे बता दे अंचोली के उस घर में जिसमें 120 गज का मकान है और 5 मंजिला इमारत बनी हुई, अंचोली ले लीजिए, उसमें 50 लोग रहते हैं, वो एक ही सीढ़ी इस्तेमाल करते हैं, उस पर सोशल डिस्टेंसिंग कैसे करेंगे, उसके कोरोना वायरस के कैसे बने। उन कच्ची आबादियों के जो बल्दिया में है, जिसमें एक 150 फुट के कमरे के अंदर 10 अफराद रहते हैं, एक कॉमन टॉयलेट इस्तेमाल करते हैं, सहन होता नहीं है, गर्मी की शिद्दत में उनके लिए हवा लेने की वाहिद जगह जो है वो घर के बाहर है। राइट। और पूरा का पूरा मोहल्ला घर के बाहर आता है। इस शहर के अंदर जिस वक्त लॉकडाउन किया था तो हुबाई और वुहान की तरह हुकूमत वक्त ने लॉजिस्टिक्स तय नहीं की थी कि सब लोग घर के अंदर रहें, तुम्हें पक्का पकाया खाना हम घर में पहुंचाएंगे, ना हमारे पास सलाहियत है। वहां पीपल्स लिबरेशन आर्मी आई, उन्होंने अपने कैंप टेंट्स लगाए, इतनी मील्स कुक की, उसका डिलीवरी सिस्टम का सब कुछ बंद करके रख दिया वुहान के अंदर, और उन्होंने उसको कंटेन किया। ताज भाई ने न्यूजीलैंड का जिक्र किया, न्यूजीलैंड का मोस्ट पॉपुलस सिटी वेलिंगटन है, उसकी आबादी पर स्क्वायर किलोमीटर 18 है। हाँ जी, that's correct. और कराची की 4728 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर है। सिंध में जिस वक्त लॉकडाउन की बात की मुराद अली शाह साहब ने 26 फरवरी को जब शुरू हुआ था और लॉकडाउन 21 मार्च तक आया था, उस वक्त तक सिर्फ 8 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है वो कोरोना के कुछ केसेस रिपोर्ट हुए थे, 21 डिस्ट्रिक्ट में 0 केस था, और हमने पूरे सिंध में लॉकडाउन लगाया। इसकी तो कोई समझा दे, चलिए वो सारा गुजर गया। मुझे अब कोई बता दे कि आज की तारीख में कि ये मुल्क या कोई सूबा अपने माली वसाइल फेडरेशन की मदद और सब कुछ लेने के बाद कितने दिन तक लॉकडाउन लगा सकता है। देखिए, दुनिया के तमाम ममालिक को किसी ना किसी स्टेज पे आके लॉकडाउन को एक बात सुने सर, ये बात है कि चले आप ना लगाएं लॉकडाउन, लेकिन एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर फिर सजाएं भी तो बताएं ना। देखिए, मैं अभी आपको उस पर भी आ जाऊंगा, 2 मिनट दे दीजिए। मेरे लिहाज से अभी भी वही है कि स्मार्ट लॉकडाउन, ट्रैक, ट्रेस एंड क्वारंटीन है। सजा जो है उसकी एक मैंने देखा मुख्तलिफ ममालिक में, आप उनको इम्प्रिजन नहीं कर सकते लोगों को, बिकॉज अगर आप इम्प्रिजन करते हैं तो अगर वो ताफ्तान के बॉर्डर की क्रॉसिंग ले लीजिए या सक्खर का ले लीजिए, आप उसको क्वारंटीन फैसिलिटीज नहीं बनी, वो इंक्यूबेटर्स बन गए, चाहे कोई भी जिम्मेदार हो। उसके लिए हम फेडरल गवर्नमेंट हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, सिंध गवर्नमेंट हो, कुछ भी हो, मैं मर्ज की बात कर रहा हूं। अगर आप देखें तो इस वक्त सबसे पुअर हैंडलिंग और जो सिचुएशन सबसे ज्यादा खराब है, लुकिंग एट डेथ्स एज अ फैक्टर, दैट इज केपी। राइट। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन के लिहाज से अमवात जो हुई है वो केपी में जी, मोर्टेलिटी रेट। यस। और सिंध में सब उछल उछल के कह रहे हैं कि अगर सिंध वाला लॉकडाउन हो जाता तो हालात बड़े बेहतर राइट सर, फिरदौस साहब बिल्कुल आई गॉट योर पॉइंट। आपका ख्याल है कि ये अवाम पे इसका ओनस लाई करता है और उनकी जिम्मेदारी है। राइट। हाँ, मैं है और वहां डेथ्स कम हुई हैं, तो इसके माने सिंध में भी लॉकडाउन नहीं लगा। ठीक है। राइट। मैं समझता हूँ एज अ नेशन वी हैव टू फाइंड यूनिक वेज। एक मुल्क ने क्या कहा, झाड़ू दिलवाइए लोगों से जिन्हें राइट सर। हाँ का सवाल है, हाँ का जवाब है आपका कि बाकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अवाम की है। राइट। मियां साहब, आपका योर व्यू ऑन दिस। देखिए, वेरी क्विकली हमें ये नहीं भूलना चाहिए, कोरोना वायरस जो है ये एक वबा है और ये फर्द वाहिद के लिए नहीं, किसी एक शहर के लिए नहीं, किसी एक मुल्क के लिए नहीं, किसी एक जगह के लिए नहीं। सबसे पहली ये चीज है। अब
پرابلم یہ ہے کہ یہ مختلف آرا اس پر آ رہی ہیں اور وہ صرف ہمارے تھرڈ ورلڈ میں نہیں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، اس میں نہیں بلکہ ڈیولپڈ ورلڈ میں بھی ہیں. مختلف قسم کی باتیں کہی جا رہی ہیں جو ایک عام آدمی کو کنفیوز کرتی ہیں، چاہے وہ کتنا ہی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو. چونکہ ہم یہ مانتے ہیں کہ ہاں یہ ایک وبا ہے اور یہ ایک بیماری ہے اور اس سے لوگ مر رہے ہیں اور فردر اور زیادہ مریں گے اگر ہم اس کو کنٹرول نہ کر سکے. اب بات آ جاتی ہے اس کو کنٹرول کرنے کی. جب بھی کوئی وبا آتی ہے تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ ایک اویئرنیس کمپین لے کر جاتے ہیں اور اویئرنیس کمپین کے بعد آپ لوگوں کی ریئلائزیشن پر جاتے ہیں کہ لوگ ریئلائز کریں. معذرت کے ساتھ 2.5-3 مہینے پہلے جب یہ معاملہ آیا، چائنا میں تھا، اٹلی میں تھا، میڈرڈ میں تھا، لنڈن میں تھا، نیو یارک میں تھا، تو شاید میں بھی سمجھتا تھا کہ یہ ایسے ہی ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، اور میں نہیں، میرے جیسے بہت سارے. لیکن اس کے بعد جب یہ ہمارے یہاں پر آیا تو تھوڑی سی تشویش ہوئی. اور اب جب عید پر 7 جنازے ایک دن میں مختلف جگہوں سے پڑھنے کی آوازیں آ رہی ہیں تو اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ کہاں تک آج پہنچ گیا ہے. اب آ جاتے ہیں اس بات پر کہ ابھی تک اس کا علاج نہیں بنایا جا سکا، کوئی اس پر دو رائے نہیں ہو سکتی. اب جب بھی کوئی مرض آتا ہے تو ابھی تک اس کا ٹیسٹ ہو رہا ہے. ٹیسٹ میں یہ پتہ لگتا ہے کہ کسی کو ہے اور کسی کو نہیں ہے. چلے جن کو ہے ان کو آپ الگ کر دیتے ہیں. ٹیسٹ کے بعد کی جو صورتحال ہے وہ ہے اس کو اب یہ کہہ رہے ہیں جی ویکسین بن رہی ہے. ویکسین کس کے لیے ہوگی؟ ویکسین اس لیے ہوگی کہ یہ اس کو آگے وبا کی شکل میں نہ لے کے جایا جا سکے. اب بات رہ جاتی ہے کہ جن لوگوں کو ہو گیا وہ کیا کریں. میری گزارش ہے سب سے، میں نے بہت زیادہ اس پر ریسرچ کی ہے کہ خدارہ آرگینک فوڈ پر واپس آ جائیے اور اپنی کچا پیاز، کچا لہسن، ادرک، کالی مرچ، شہد، اس کا استعمال زیادہ کرتے ہیں. آپ یقین کریں آپ نے کیا دیکھنا ہے، آپ نے صرف اپنی امیونٹی کو سٹرونگ کرنا ہے. ایک رپورٹ میں آیا، WHO کی اتھینٹک رپورٹ ہے، جب آپ کہیں میں آپ کے سامنے لا کے رکھ سکتا ہوں. میں پڑھ کر رونے لگ گیا کہ یا اللہ یہ کیا کہہ رہی ہے یہ رپورٹ، اور وہ پوری دنیا کے لیے رپورٹ ہے، اتھینٹک رپورٹ ہے. اس میں وہ کہتے ہیں ہر شخص کو کرونا ہوگا. جسٹ اباؤٹ ٹائم. ہاں بالکل، ویری ویری انفارچونیٹ. اور اس میں یہ ہے کہ کوئی مانے یا نہ مانے، اب کتنوں کو کرونا ہو رہا ہے اور وہ ٹھیک بھی ہو رہا ہے. وہ کیسے ہے سر آپ کا خیال ہے یہ اس کو مذاق نہ سمجھا جائے. اس کو دیکھیے میں یہ کہتا ہوں اگر آپ آرگینک فوڈ، کچا پیاز اتنا سا روز کھا لیں گے کیا فرق پڑے گا؟ 2 لہسن اگر آپ یہ سوچ کر کھا رہے ہیں کہ میں دوائی کھا رہا ہوں تو کیا فرق پڑے گا؟ آپ اپنی امیونٹی کو یعنی میاں صاحب کا کہ آرگینک فوڈز کی طرف جایا جائے. خیر although I don't know if I can endorse this or not. امیر صاحب نہیں یہ تو اپنی ریئلائزیشن کی بات ہے جی. those who realize they should take it. جی امیر صاحب. اچھا دیکھیں یہ میوچل رسپانسبلٹی میں اس کو کہوں گا. میں نہیں سمجھتا کہ آپ ساری ذمہ داری عوام پہ ڈال دیں، یہ بھی غلط ہے، اور ساری ذمہ داری حکومت پر ڈال دیں، یہ بھی غلط ہے. کیونکہ اس وقت جیسے میاں صاحب نے کہا کہ یہ پوری دنیا میں ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ یہ صرف پاکستان کا مسئلہ ہے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ حکومت کی ذمہ داری ہے یا عوام کی. چونکہ ایک دنیا کے 195 ملک اس سے متاثر ہیں اور ہر ملک میں اس پہ بحث ہو رہی ہے اور ہر ملک نے لاک ڈاؤن ختم کر دیا ہے اور ہر ملک جو ہے وہ اب یہ کہہ رہا ہے کہ ہم لاک ڈاؤن کے ساتھ سروائیو نہیں کر سکتے، ہم کرونا کے ساتھ سروائیو کریں گے. اچھا جو WHO ہے اس سے لے کر دنیا کے جتنے معتبر ترین سائنٹسٹ ہیں وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ جلدی سے جلدی بھی اگر اس کی ویکسین آئی دنیا میں تو وہ 2020 کے آخر میں آئے گی، ورنہ یہ 2021 کے آخر میں جا کے آئے گی. اچھا اب اگر ہم ایک سال ٹوڈے آنورڈ ہم ایک سال دیکھ لیتے ہیں، آج ہم کھڑے ہیں جون 2020 میں، ہم کہتے ہیں کہ جی جون 2021 میں آئے گی. تو مجھے بتائیں کہ ایک سال تک ہم کیا لاک ڈاؤن قائم رکھ سکتے ہیں؟ امریکہ جیسا ملک مونا وہ لوگوں کو اپنی عوام کو پراٹھے بنا بنا کے نہیں کھلا سکتا گھر بٹھا کے. یورپ، ویسٹرن یورپ جیسے ملک، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، آپ کے اسکینڈینیوین کنٹریز 5 سب نے لاک ڈاؤن کھول دیا ہے. وہ نہیں افورڈ، دیکھیں نا 2 ماہ تک انہوں نے لوگوں کو بے روزگاری الاؤنس دیا. اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں، وہاں کمپنیز دیوالیہ ہو رہی ہیں، وہاں بینکرپسی فائل ہو رہی ہے، 3.5-4 کروڑ سے زیادہ لوگ امریکہ میں بے روزگار ہو چکے ہوئے ہیں. جب اکنامک سپر پاور کہہ رہی ہیں کہ بھائی ہم لوگوں کو گھر بٹھا کے بے روزگاری الاؤنس 2 ماہ تو دے سکتے تھے، اسے زیادہ نہیں دے سکتے. صحیح. تو بھائی میری معیشت کیا پدی کا شوربہ. تو ہم پاکستانی معیشت سے یا حکومت سے یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ فار دی انڈیفینٹ پیریڈ آف ٹائم لاک ڈاؤن کر دے. اچھا یہ ضرور ہونا چاہیے تھا. جہاں حکومت کی غلطی ہے وہ یہ کہ جب یہ وبا آئی پاکستان میں، ایک تو ان کو اس سے 15 دن کم از کم پہلے پرو ایکٹیو ہونا چاہیے تھا، جو یہ نہیں ہوئے. پھر یہ وبا آ گئی، یہ ایکٹیو ہوئے جب، تو ان کو چاہیے تھا کہ اس وقت ایک کشن تھا ہمارے پاس
कंप्लीट शटडाउन या कंप्लीट कर्फ्यू या कंप्लीट लॉकडाउन का, वो कुशन हमारी मैशत में भी था, वो कुशन हमारे लोगों के अंदर भी था बर्दाश्त का। हमारी हुकूमत ने उस कुशन को सही तरह से एक्सप्लॉइट नहीं किया। आप शुरू में ही अगर 2-3 हफ्ते का लॉकडाउन बिल्कुल चरिंद परिंद सब कैद कर देते आप, तो आज हम ये बात ही ना कर रहे होते, बहुत चीजें बेहतर होती। अब चूंकि हुकूमत से वो गलती हो गई, अब पिछले 2-2.5 माह से कभी लॉकडाउन, कभी सॉफ्ट लॉकडाउन, कभी स्मार्ट लॉकडाउन, कभी हार्ड लॉकडाउन, अब हम उससे बाहर आ गए। अब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? अब इस वक्त देखिए मैंने कहा म्यूचुअल है, लेकिन अब लोगों को चाहिए कि वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करें। अच्छा। अगर हुकूमत बार बार कह रही है कि जी आप एहतियात करें, अच्छा एक जो बयानिया शुरू में हम दिया था हमारी हुकूमत ने, वो भी गलत बयानिया था कि कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। ओ भाई, ये कोई जरा बख्तर पहन के तलवारें उठा के और ढाले पकड़ के आ जाना लड़ने के लिए, आ जाए आप। ये अब देख लिया आपने, भाई इससे डरना है, लड़ना नहीं है, ये इनविजिबल चीज है। यही हो गया था कि डरना है। ये ऐसा जरसूमा है कि जिससे नहीं लड़ सकते। वो फोन पे कहते थे पहले कि बाबा जानलेवा नहीं लेकिन खतरनाक है, अब कहते हैं कि जानलेवा हो सकती है। तो डरना था भाई, ये कहना था कि डरे इससे, आज कहना पड़ रहा है कि डरना है। चले मूविंग ऑन टू द थर्ड वेरी क्विकली, 8.2% इन्फ्लेशन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर मई के लिए रिकॉर्ड हुई है, जो कि कमी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर वाकई हुई है। 1 मिनट टू ऑल द जेंटलमैन, क्या एक्सपेक्ट किया जाए कि इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स हमारे फिर बेहतर होंगे या नहीं? स्टार्टिंग विद यू ताज हैदर साहब। देखिए, ये पूरे इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो दुनिया भर के अंदर रिवाइज होगा, और अब रियासतें ये डिटरमिन करेंगी कि क्या चीज बने और कितनी मिकदार के अंदर बने। आपको प्रोडक्शन बढ़ानी है, आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करनी है, ये अकेला रास्ता है, और ये बगैर हुकूमत के कंट्रोल के नहीं होगा। आज जो महंगाई बढ़ रही है वो तमाम का तमाम वो इसलिए है कि आपकी प्रोडक्शन क्रैश कर गई है, हर आइटम की प्रोडक्शन जो आपकी क्रैश कर गई, और ये बहुत ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से आपने सपोर्ट प्राइस दी गंदम की, मार्केट प्राइस उससे कहीं ज्यादा थी, और वो उससे और ज्यादा अब हर आइटम की जो बढ़ रही है वो इस वजह से कि आप प्रोड्यूस नहीं कर रहे। ये टिड्डी दिल का जो हमला है, इसने आपके ये एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत बुरी तरह मुतासिर कर रहा है, और और फिर ये सैलाब ये आ रहे हैं, मैं काफी परेशान हूँ इस सिलसिले में, क्योंकि ये इससे नहीं होता कि हम माफिया के हाथ तोड़ देंगे और टांगे तोड़ देंगे, ये बहुत सी गवर्नमेंट ठीक है, दिस डजंट वर्क। इकोनॉमिक जो फैक्टर्स हैं उनको जो सही, इट्स अ नो फ्रॉम ताज हैदर साहब, उनको देख के और फिर पॉलिसी आपको बनाए, प्रोडक्शन एंड लोअरिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिरदौस शमीम नकवी साहब, इंटरेस्ट रेट भी काफी कम हुआ है, क्या ये भी आपको लगता है कोई हमारी इन्फ्लेशन को कम करने में कोई मदद देगा? 1 मिनट। देखिए, this is obviously there is one very obvious thing कि बिजनेसमैन जो काम कर रहा होता है वो प्रॉफिट के लिए कर रहा होता है। जब इंटरेस्ट रेट 13% कर दिया गया था तो उसको काम करने की जरूरत क्या है? अगर वो 13% ही कमाना होता है, हाँ, तो वो कोशिश करता है कि वो 22% कमाए, तब तो उसको फायदा है, वरना वो रिस्क क्यों ले। जब आप इंटरेस्ट रेट लोअर कर देंगे, 8 का हो गया, 6 तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि करना पड़ेगा शायद, तो फिर उसको 10 या 11% प्रॉफिट जो है वो अच्छा लगेगा, और वो कहेगा मैं 11% कमा रहा हूँ, विच इज ट्वाइस द बैंक रेट और 1.8 टाइम्स द बैंक रेट। तो वो जो 25% के कमाने के चक्कर है, तो 14% तो वो रिबेट आ गया। कुछ चीजें ताज भाई ने बिल्कुल दुरुस्त की, मैं उनसे डिसएग्री नहीं करता, लेकिन प्राइमरीली कुछ चीजों में हमेशा डिमांड बढ़ जाएगी। मैं समझता हूँ कि फूड आइटम्स की डिमांड बढ़ जाएगी, इसलिए कि नकलो हरकत जो है वो कम हो जाएगी, because ships are not available, there are quarantine requirements, आप एक मुल्क से नहीं ले सकते, मार्केट रिस्ट्रिक्टेड होंगे, जहाज जाएगा नहीं जाएगा, आएगा, लोडिंग होगी नहीं होगी, हर मुल्क में कोरोना से डील करने की पॉलिसीज वर्क होंगी उनकी। तो अब जो शरह सूद में कमी है उसकी वजह से सिक्योरिटी जो है उसके अंदर इन फूड आइटम्स पे मैं समझता हूँ कि इन्फ्लेशन के बढ़ जाने के चांसेस हो सकते हैं, स्पेशली इन ल्यू ऑफ व्हाट वी आर करेंटली सीइंग इन दिस होल एरिया। अच्छा, इन्फ्लेशन के बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं, सो इट्स अ यस, ठीक है। मियां साहब, पिछले साल तो आसमान से बातें कर रही थी इसी वक्त इन्फ्लेशन, वो इन्फ्लेशन भी और शरह सूद। इस वक्त में इन्फ्लेशन की बात है, यस आई एग्री कि शायद ये पार्शली कुछ सस्टेनेबिलिटी में काम आ सके प्राइसेस के लिए, लेकिन ओवरऑल बहुत से फैक्टर्स हैं
उन फैक्टर्स को भी हमें मद्देनजर रखना चाहिए। बिल्कुल दूसरी बात आपने जो की शरह सूद की बात, तो वो उसमें ये आज 8% पे आई है, सिंगल डिजिट पर आई, फिर और कम हो गई। अभी जिस तरह नकवी साहब ने कहा गवर्नमेंट का प्लान है कि इसको मजीद कम किया जाए, तो मजीद कम करने से जो एक बड़े प्रोजेक्ट्स की मेगा एक्टिविटीज हैं वो बढ़ती हैं। इस तरह का पैसा जो आता है वो बड़े प्रोजेक्ट को रोल ऑन करने में बहुत ज्यादा मदद देता है। आम लोगों को तो शायद उतना ना दे सके, लेकिन साथ ही साथ हमें कुछ ऐसी चीजों पर भी नजर रखनी है, सिस्टम्स अपग्रेड करके, डेवलप करके, कि जो अगेन मैं माफिया का लफ्ज कतई तौर पर नहीं लूंगा, वो लोग नहीं कहूंगा, वो लोग जो वक्त से फायदा उठाते हैं, ऐसे कारोबारी आदमी जो मिली जुली हरकतें कर कर और एक दूसरे के साथ मिलकर फायदा उठाते हैं, उसके लिए पॉलिसीज बनाना भी बहुत जरूरी है। अगर उनके ऊपर नजर ना रखी गई तो फिर प्राइसेस जिस तरह बढ़ रही हैं, अब आप देख लीजिए दाल का रेट इस वक्त में क्या है, सब्जियों के रेट आप आगे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये बढ़ेगी? 4 रुपए किलो तरबूज, 4 रुपए किलो तरबूज जो है वो खेत में 2 रुपए किलो 3 रुपए किलो मिल रहा है। जब वो हम लेने जाते हैं यहां से तो 80 रुपए बिकता रहा। उस तरफ देखेंगे, हाँ जी बिल्कुल, मैंने आपसे कहा जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, हाँ, जो बड़ी प्रोडक्शन करने वाले हैं, उनको जरूर उसका फायदा होता है और वो अपनी पीछे से जो परचेज है उसको स्ट्रीमलाइन कर लेते हैं, लेकिन आगे फॉरवर्ड नहीं करते। नहीं, डिपेंड करता है वो भी। जब मार्केट में कंपटीशन होगा तो ऑटोमेटिक करेंगे, करना पड़ेगा। जब कॉस्ट ऑफ गुड्स जब उसकी कॉस्टिंग कम होगी तो ऑटोमेटिक सेल प्राइस भी कम होगी। उस तरीके से कम होता ही होता है जी। अमीर साहब, उसूली तौर पे देखें, शरह सूद, मुझे अभी खबर आई है कि मुर्तजा बलोच साहब का शायद इंतकाल हो गया है एज हु इज अ मिनिस्टर इन द गवर्नमेंट ऑफ सिंध। जी जी, एमपीए में एक तो आपके प्रोग्राम के तवज्जो, एक तो ये कि अपने इज़हार अफसोस, उनके अल्लाह दर्जात बुलंद करे, बहुत अफसोस की खबर है, बहुत अफसोस का मकाम, और दिली अफसोस उनके खानदान पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ करना चाहूंगा। और मैं सॉरी आपका प्रोग्राम को डिस्टर्ब किया, बट आई थॉट इट वाज वेरी नहीं, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपने ये बताया हमें। एक्सट्रीमली पेनफुल और बहुत सैडनिंग खबर हम तमाम के लिए। बस अल्लाह सबको महफूज रखे और अपनी पनाह में रखे। अमीर साहब, देखिए, एक तो शरह सूद कम हुई, उससे महंगाई पे फर्क पड़ना चाहिए। दूसरा, पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइसेस काफ़ी कम हो चुकी हैं, फ़र्क पड़ना चाहिए। डिमांड, इंपोर्ट की डिमांड चूँकि बहुत कम हुई है, उससे भी कुछ फ़र्क पड़ना चाहिए। अच्छा, अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो हमारे यहाँ प्राइसेस तब्दील होती है मोना, वो मंथली बेसिस पे होती है। मुझे नहीं पता दुनिया में किस हिसाब से, लेकिन अगर ये हमारे यहाँ क्वार्टरली या कुछ लॉन्ग स्पैन के बाद कम या ज़्यादा हो तो फिर तो आप इसका कमोडिटी के साथ कोई ताल्लुक जोड़ सकते हैं। लेकिन चूंकि हर महीने कम होती हैं, हर महीने बढ़ती हैं, तो जैसे कम होगी फौरी तौर पे आप एक चीज हर उसको ट्रिकल डाउन इफेक्ट लेके जाएं, हमारे पास कोई मैकेनिज्म ऐसा नहीं है। सही बात, कीमतें बढ़ गई हैं, फौरी तौर पे चीजें महंगी हो जाए तो मैकेनिज्म नहीं। तो ये एक फ्री मार्केट है जिसका जो दिल करता है वो किए चला जा रहा है, जैसे मियां साहब ने कहा। तो एक है स्टेट इंटरवेंशन जिसकी जरूरत है, कम से कम जो बेसिक यूटिलिटीज हैं, जो बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ हैं, उसके अंदर स्टेट को इंटरवीन करके प्राइसेस को कंट्रोल करना चाहिए। इट्स अ नो फ्रॉम अमीर अब्बास, क्योंकि कोई मैकेनिज्म ऐसा सच नहीं है कि जिससे हम इस चीज को स्ट्रीमलाइन करें कि उसका अल्टीमेटली जो फायदा है वो आवाम तक हो। थैंक यू सो मच टू ऑल द जेंटलमैन। हमने बड़े बर्निंग सवालात और आज के जो मौजूआत थे उनके ऊपर रोशनी डाली। जनाब सेनेटर सरताज हैदर साहब, फिरदौस शमीम नकवी, यहाँ इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ सेनेटर मियां अतीक साहब और अमीर अब्बास साहब, वंस अगेन ग्रेशियस ऑफ ऑल ऑफ देम टू बी ज्वाइनिंग अस। और नाजरीन, लार्जली स्पीकिंग इस वक्त बात यह है कि कोरोना वायरस और इससे जो वबा है, खैर वो तमाम चीज़ें चल रही हैं। बहुत अफसोस का मकाम कि आज मुर्तज़ा साहब ने भी इसमें अपनी जान की बाजी हार गए हैं और शहीद हुए हैं, क्योंकि वबा की वजह से उनका इंतकाल हुआ है। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। बात यह नाजरीन, एक तो कोरोना वायरस ये चीज़ें अपने साथ साथ ही ला रहा है, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि अमिडस्ट ऑल द पॉलिटिक्स हम लोग अपने एक नेशनल या अपने कौमियत वाले जो मसाइल हैं, इशूज़ हैं, इस वक्त अटमोस्ट स्पीकिंग कोरोना वायरस और इससे बचाव का मामला, इसके ऊपर हम एक कंसेंसस डेवलप करें, जो कि बड़े अनफॉर्चुनेटली हमें अभी भी उस सतह पर नजर नहीं आता जो आइडियली स्पीकिंग होना चाहिए था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो।